नमस्कार, मैं आदित्य कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल ईडू फोरम एकेडमी पर। ये ज्योग्राफी की दूसरी क्लास होगी और आज हम पढ़ेंगे ग्लोब और उस पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो उसके पहले आपके स्क्रीन पर यहाँ पर नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप यहाँ से संपर्क करके अपनी किसी भी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आएंगे। तो इसके पहले एक क्लास हो चुका है, आज दूसरा क्लास है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। अब ग्लोब में आपको ये ग्लोब दिख रहा है, अब मैं इसको आपको थोड़ा सा और अच्छे वे में दिखा देता हूँ। ये है ग्लोब, राइट, ये आपकी पृथ्वी है। तो हमने इसके पहले के क्लास में देखा कि पृथ्वी गोल है। अब हमने साथ में ये भी बताया था कि पृथ्वी गोल तो है, लेकिन वाकई में पृथ्वी का आकार क्या है। तो कभी सेब, नाशपाती, अंडा, इस तरीके के आकार सुझाए जाते हैं। तो आपको ये मानना है कि पृथ्वी का कोई आकार नहीं है, पृथ्वी अपने आकार की है। और अगर आपके सामने ऐसी समस्या आ जाती है एग्जाम में कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए कि पृथ्वी का आकार क्या है, तो आप उसमें एक वर्ड ढूंढेंगे और वो है भू-आभ, राइट, हिंदी में बोलते हैं जियोइड। तो आप इस वर्ड को ढूंढिए, ऑप्शन को, और उसे टिक करिए, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना। तो अब ये ग्लोब है आपके सामने और यही हम आज पढ़ेंगे, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो अब आपके सामने मैंने बुक खोल दिया हुआ है और आप अगर इस क्लास को रेगुलर करें तो एक बुक आप अपने सामने भी रखें, क्योंकि छोटी बातें जो इसमें लिखी हुई हैं बच्चों के लिए, वो उन बातों को छोड़ करके हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा अगर एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। तो इसके मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको डिस्क्राइब करता जाऊंगा, ताकि एक क्लास हमने किया तो 10 मिनट के अंदर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं और दोबारा अगर आप इसे पढ़ें तो चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हों। ठीक है ना। अब पहले लाइन में इसमें यही है, कह रहा है कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये ध्रुवों पर चपटी है। ध्रुव कहलाते हैं पृथ्वी के दो पोल, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, राइट। यहां पर पृथ्वी थोड़ी चपटी हो जाती है। अब पृथ्वी गोल है और पृथ्वी रोटेट कर रही है ऐसे। अब जब पृथ्वी रोटेट कर रही है तो हमने एक काल्पनिक रेखा खींचा इसके सेंटर से, जिसे हम अक्ष कहते हैं, राइट। कि अगर ये पृथ्वी है तो हमने कहा कि एक काल्पनिक एक रेखा है जिस पर पृथ्वी घूमती रहती है, वो ये रेखा है। अब ये वाकई में पृथ्वी के अंदर ऐसी कोई रेखा है नहीं, हमने क्या किया है, केवल एक कल्पना किया है कि ये कुछ एक ऐसी लाइन है जिस पर पृथ्वी झुकी हुई है। अब पृथ्वी झुकी कितनी हुई है, 23.5 डिग्री। आपको ये बात याद रखनी है। तो ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि हमने आपसे पिछले क्लास में कहा था कि ये अपने समतल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। 66.5 डिग्री कहाँ से, यहाँ से, और अक्ष से 23.5 डिग्री। अब तो ये हो गया बात पृथ्वी के बारे में। फिर पृथ्वी को आप देख रहे हैं, ये अपने अक्ष पर एक लट्टू की तरह घूम रही है, यही बातें इसमें लिखी हुई हैं। अब मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी तो पूरी गोल है। अब कोई व्यक्ति यहां खड़ा है तो वो क्या बताएगा कि पृथ्वी किस भाग में है। अगर उसने कहा कि मैं पूर्वी क्षेत्र में हूं तो हमने इसे घुमा दिया, अब कहां पूरब गया, राइट। तो किसी विशेष स्थान की दूरी को समझने के लिए या उस स्थान को डिनोट करने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम क्रम से समझेंगे कि पहले अक्षांश क्या होते हैं और उसके बाद समझेंगे कि देशांतर क्या होते हैं, राइट। तो अक्षांश पृथ्वी को, पहले तो आप, ये पूरी गोल पृथ्वी है। अब मैं कहूँगी एक समतल रेखा खींचिए, राइट। जब आपने समतल रेखा खींचा तो पृथ्वी को हमने दो बराबर भागों में
बांट दिया। जब दो बराबर भागों में बांट दिया तो हमने पृथ्वी पर एक बीचों बीच एक रेखा डाली, वो ये रेखा है। क्योंकि आपको ये नीचे इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये तो पृथ्वी सीधी है। अब मैं इसे आपको ऐसे करके दिखाऊं, राइट, तो आपको ये पोल दिख रहा है, ये वही पोल है उत्तर ध्रुव, ठीक है ना, ये पोल दिख रहा है। अब आपको ऐसे दिख रहा है, तो आपको यहां से ये रेखा दिख रही है, इसने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रखा है। इस रेखा को हम क्या कहेंगे? विषुवत वृत्त, 0 डिग्री या इक्वेटर। तीनों बात आप याद रखेंगे, विषुवत वृत्त, 0 डिग्री अक्षांश या इक्वेटर, याद रहेगी। तो इस पर हमने पृथ्वी को तो बराबर भागों में बांट दिया। अब बांटने के बाद हमने नाम दिया एक उत्तरी गोलार्ध, यानी विषुवत वृत्त की जो उत्तर में है उसे हमने उत्तरी गोलार्ध के रूप में डिनोट किया, ठीक है। और जो दक्षिणी भाग है यानी विषुवत वृत्त के दक्षिण में, दक्षिण वाला एरिया, इसे हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध, और इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब भाई एक रेखा तो हमने डाल दिया और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया। अब मैं आपसे कहूं कि ऐसी ही रेखाएं और डालिए, तो आप ऐसी ही रेखाएं खींचते चले गए। 20 डिग्री एक रेखा डाली, उसे नाम दिया 20 डिग्री उत्तर। ये 0 डिग्री, यहां से 20 डिग्री नापा तो 20 डिग्री पे एक रेखा आई। फिर 20 डिग्री एक और रेखा डाल दिया, इसे हम कहेंगे 40 डिग्री रेखा, ठीक है। फिर एक 60 डिग्री रेखा आएगी, उसके बाद से उत्तर ध्रुव पर, जिसे हम 90 डिग्री कहते हैं। तो यहां से यहां तक हमने 90 डिग्री तक खींचा। अब मैं आपसे कहूं कि एक एक रेखाओं के बारे में बताइए, तो 1 से लेकर के 0 से स्टार्ट किया था, 90 तक गए थे, तो 90 रेखाएं पूरी हो गई। अब 90 रेखाएं पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में हो गई। कितनी? 90। पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में भी ठीक वैसे ही इनको रेखाओं में बांटते जाइए। जैसे यहां से ऊपर गए 90 रेखाएं खींची, वैसे ही नीचे आइए 90 रेखाएं खींच के, तो नीचे भी एक 90 रेखाएं हो गई। तो पृथ्वी का आपको एक साइड एक सिरा दिख रहा है। अब इस एक सिरे में आपने कितनी रेखाएं डाल दी? 180। अब भाई ये तो वो एरिया हो गया जो आपको दिख रहा है। अब मैं कहूं पृथ्वी को ठीक घुमाइए, ये जो आपको दिख रहा था वो मेरे सामने आ गया, और जो मेरे सामने था वो आपके सामने आ गया। अब मैं कहूं कि फिर से वही प्रक्रिया दोहराइए, तो आपको इसके दूसरे तरफ भी 180 लाइनें डालनी होंगी। तो कुल कितने अक्षांश हो जाएंगे? 360 अक्षांश हो जाएंगे। इनको 0 डिग्री में नापा जाता है, तो 360 डिग्री अक्षांश हो जाएंगी पृथ्वी पर। अब हम इनसे समय स्थान का ज्ञान कैसे करेंगे? तो आपने ये तो बता दिया कि हम एक लाइन पकड़ लिया हमने कि हम 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में हैं, ठीक है। 40 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में आप स्थित हैं। अब 40 डिग्री उत्तरी गोलार्ध यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज करिए कि यहां पर 40 डिग्री एक लाइन जा रही है, ठीक है। अब आपने कहा कि 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे आप हैं, तो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश यहां से भी गुजर रही है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। तो आप ये कैसे बताएंगे कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री के किस अक्षांश के किस कोने पे या किस स्थान पर आप हैं? ये कैसे बताएंगे? तो इसके लिए जरूरी है कि आप देशांतर भी बताइए। अब देशांतर क्या होगा इसको भी समझते हैं। बात क्लियर हो रही है कि पहले हमने अक्षांश बताया, लेकिन अक्षांश से क्लियर नहीं हो रहा है कि उत्तरी गोलार्ध भी तो काफी बड़ा है, फिर 40 डिग्री पूरे पृथ्वी को घेर रही है। अब उस 40 डिग्री में पृथ्वी के किस कोने पे उत्तरी गोलार्ध में, ये बताने के लिए हमें इसके देशांतर को नापना पड़ेगा। देशांतर क्या है? हमने आपसे कहा कि पृथ्वी को एक समतल रेखा खींचिए और इसको 360 डिग्री में बांट दीजिए। आपने बांट दिया, 360 रेखाएं आ गई। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे आपने समतल रेखा खींची, वैसे एक खड़ी लाइन भी खींचिए, और वो खड़ी लाइन ये है, ये आपकी खड़ी लाइन हो गई। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि पृथ्वी पर एक खड़ी लाइन खींचा, और खड़ी लाइन खींच करके पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया। ये वो
रेखा है, ये वो पृथ्वी है आपके सामने, आपने बीच में एक लाइन डाला और इसे दो भागों में बांट दिया। जब आपने बांट दिया तो आपने एक एरिया को नाम दे दिया पूर्वी गोलार्ध और एक एरिया को नाम दे दिया पश्चिमी गोलार्ध, राइट। अब मैं आपसे कहूं कि ठीक वही रेखा उसके पीछे भी ले आइए, तो आप उसके पीछे भी एक पूरी लाइन लाए और पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांट दिया। अभी हमने उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा था, अभी हमने पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में भी पृथ्वी को बांट दिया। अब मैंने आपसे कहा कि भाई एक रेखा से काम चलेगा नहीं, इसको आप 0 डिग्री मान लीजिए। अभी सपोज कि मान लीजिए आपने जो भी रेखा खींचा उसको 0 डिग्री मान लिया। अब इसी तरीके से आप, ये लाइन है, ठीक है, यहां से आपने रेखा खींची और खींचते खींचते आपको जितना दिखा आप वहां तक ले गए। जब ले गए तो वहां तक आपको 90 रेखाएं खींच दिया आपने, ठीक है। जब 90 रेखाएं खींच दिया तो पृथ्वी के पश्चिमी गोलार्ध में 90 रेखाएं हो गई, यानी ये एरिया जो आपको दिख रहा है और जहां तक दिख रहा है वहां तक आपने खींचा तो आपको टोटल 90 रेखाएं मिली। अब इन्हें 90 अक्षांश 90 देशांतरों में बांट दिया और नाम दिया कि भाई ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ठीक। इसी रेखा के पश्चिम में, राइट, अब पश्चिम में भी 90 रेखाएं खींच दी तो पश्चिमी गोलार्ध इसे नाम दे दिया। पश्चिमी गोलार्ध। अब पश्चिमी गोलार्ध में भी आपने 90 रेखाएं खींच दी। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां से लेकर के यहां तक कितनी रेखाएं खींच दी आपने, तो ये कुल रेखाएं हो जाएंगी 180। अब ये तो वो एरिया हो गया जो आपको दिख रहा है, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है, तो एक हिस्सा जो है मेरी तरफ उस पर आपने लाइन नहीं खींची, तो मैं इसे वापस आपकी तरफ कर देता हूं जो मेरी तरफ था। अब आपने जो रेखाएं खींची थी वो तो मेरी तरफ आ गया। अब आपके सामने तो रेखाएं वो है नहीं, क्योंकि पृथ्वी के आधे भाग पे ही आपने रेखाएं खींची थी। अब इन आधे भाग पर और रेखाएं खींचिए, तो पृथ्वी को आपने कवर कर लिया 180 रेखाओं में, और ये टोटल कितनी रेखाएं हो गई 360। ये रेखाएं खड़ी वाली, ये 360 रेखाएं हो गई। इसको भी हम डिग्री में मापते हैं, यानी 360 डिग्री देशांतरों में हमने पृथ्वी को विभाजित कर दिया। अब जब विभाजित कर दिया तो हमें क्या मिला, एक ग्रिड मिलेगा। ग्रिड बोलते हैं यानी कि जाल को। ये वो जाल अगर आपको दिख रहा हो तो, राइट, देखिए ये हमने अक्षांश बनाया था। अब अक्षांश और देशांतर में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको इसका इंग्लिश टर्म भी थोड़ा लेके चलिए। अक्षांश को बोलेंगे लैटिट्यूड, क्योंकि हिंदी मीडियम क्लास है तो आपको साथ में अक्षांश और देशांतर में कंफ्यूज नहीं होना है। और कंफ्यूज ना होने का एक तरीका है समझने का कि लैटिट्यूड यानी जो लेटा हुआ है, लैटिट्यूड से याद रखने का तरीका है। इसी तरीके से आप अपने तरीके भी याद कर सकते हैं याद करने के लिए। तो ये लैटिट्यूड यानी जो लेटा हुआ हो, तो ये लाइनें लेटी हुई है ना, ये लेटी हुई लाइनें हो गई। और जो देशांतर होता है यानी जो खड़ी लाइनें, राइट, ये जो खड़ी लाइनें हैं, ये जो खड़ी लाइनें हैं 360 डिग्री, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, राइट। अब ये लॉन्ग है तो इन्हें आप लॉन्ग से लॉन्गिट्यूड याद रख सकते हैं। तो अक्षांश जो लेटी हुई है और लॉन्गिट्यूड जो खड़ी लाइनें हैं वो देशांतर हो गई। अब आपको ये ग्रिड दिख रहा है, ये ग्रिड कुछ ऐसे बनेगा, ये देशांतर हो गए और ये अक्षांश हो गए, ये ग्रिड बन गया। पृथ्वी को आपने कितने भागों में बांट दिया, 360 लैटिट्यूड में और 360 लॉन्गिट्यूड में। अब मैं थोड़ा सा आपको इसको और डिटेल से समझा देता हूं। अच्छा, अगर इसमें खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, अब मैंने आपसे कहा था, ये आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना, ये मैं पेन ले लेता हूं। अब मैंने आपसे कहा था कि ये तो लॉन्गिट्यूड हो गया, इसको 360 बराबर भागों में हमने बांट दिया, तो कितनी रेखाएं हो गई 360। अब इसी तरीके से आपने अक्षांश डाला था और इसे हमने 0 डिग्री बोला था। 0 डिग्री इसको क्या कहते हैं, विषुवत या इक्वेटर। तो इस पर ऊपर 90, नीचे 90, 180 और इसके पीछे 180, तो हो गया 360। अब ये लाइनें बन गई, ठीक है। अब किसी ने आपसे पूछा कि भाई आप कहां पे हैं,
तो आपने एक लाइन पकड़ा, सपोज कि ये वो लाइन है, आपने कहा कि मैं 150 डिग्री देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड, राइट, और 0 डिग्री से ऊपर गए उत्तरी गोलार्ध में, सपोज कि ये 30 डिग्री अक्षांश हो गया, 180 देशांतर और 30 डिग्री अक्षांश पर मैं खड़ा हूं। अब इससे आपकी एक स्थिति पता तो चल रही है, राइट, कि आप कहां हैं। अब समस्या ये उठता है कि हमने इसको 150 डिग्री क्यों मान लिया भाई, ये तो डिग्री 0 डिग्री है, मैं कह रहा हूं 30 डिग्री, तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, तो लाइनें जब काउंट हो जाएंगी तो यहां से ऊपर तक कितनी लाइनें हैं वो पता चल जाएंगी, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि इसे 150 मान लिया, तो इसमें 0 कहां आया, ये पूरी पृथ्वी आपके सामने गोल है, ये तो हमने 0 डिग्री मान लिया, इससे ऊपर नीचे बांट दिया, लेकिन खड़ी वाली लाइनें आप 0 कहां से शुरुआत करेंगे, तो पूरी पृथ्वी घूम ही रही है, तो आप कौन सी रेखा को 0 डिग्री मानेंगे, समझ में आ रही बात, इसमें से कौन सी रेखा को 0 डिग्री मानेंगे, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसमें एक समस्या हुई, तो क्योंकि जब ये समस्या आई तो अंग्रेजों का उस समय पूरी दुनिया में उपनिवेश थे और वही सबसे प्रभावशाली देश थे, तो लंदन की वेधशाला में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि लंदन से जो लाइन गुजर रही है उसे हम इंटरनेशनल लाइन मान लेते हैं, यानी प्रधान याम्योत्तर यानी ग्रीनविच लाइन, ठीक है। तो ग्रीनविच लंदन में, लंदन की वेधशाला और वेधशाला से जो लाइन गुजर रही है उसे हम प्रधान याम्योत्तर मान लिया, यानी उसे हमने 0 डिग्री लाइन मान लिया। अब सपोज कि इंग्लैंड कहाँ है वो मैं आपको दिखाने की एक डिनोट करने की कोशिश करता हूं, आपको अगर दिख रहा हो तो यहां पे है लंदन। अब लंदन से जो लाइन जा रही है उसे हमने 0 डिग्री मान लिया कि सपोज यहां पे लंदन है, और चलिए यहां अब इसे लंदन मान लीजिए, ठीक, जो मैप में आपको जहां लंदन दिखे वो उससे जो लाइन गुजर रही है वो 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब 0 डिग्री के एक हिस्सा होगा पूर्वी गोलार्ध और एक होगा पश्चिमी गोलार्ध। अब आपने पूछा कि भाई पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध आपने कैसे मान लिया, तो सूर्योदय होता है पूरब से, तो लंदन के पूरब में जहां से सूर्योदय हो रहा है उस क्षेत्र को हमने पूर्वी गोलार्ध कह दिया और लंदन के पश्चिम में कह दिया पश्चिमी गोलार्ध। आपको एक चीज पता होगा कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो जापान में होता है, वहां से फिर दिन होता है। अब लंदन में जब जापान में जब सूर्योदय हो रहा है तो लंदन में कितना टाइम है, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जापान किस अक्षांश किस देशांतर पर है और लंदन किस देशांतर पर है। एक एग्जांपल और आपको देता हूं, जैसे सपोज कि इंडिया का टाइम जोन है 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट, तो इसको ऐसे नोट करते हैं 82.5 डिग्री, और लंदन 0 पर है, तो कितनी देर का फर्क होगा, तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 5.5 घंटे का समय आएगा, ठीक है ना। ये 5.5 घंटे क्या लग रहा है, तो सूर्य उदय हुआ जब भारत में जब 6 बज रहा है सुबह के, जब पहली किरण आई, तो लंदन भारत से 6 घंटा पीछे है, तो लंदन में क्या समय बचा होगा 12। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, देशांतरों से, समझ में आ रही बात। थोड़ा इसको और डिटेल में मैं आपको समझाता हूं। मुझे एक्चुअली खाली पेज चाहिए, अब समझिए बात को। मैंने आपसे कहा कि टोटल जो देशांतर हैं उसे आपने पृथ्वी को 360 भागों में बांट दिया, तो वो कितने लाइनें हो गई, 360 लाइनें। 360 क्या हो गए, देशांतर यानी खड़ी लाइनें, जिन्हें हमने लॉन्गिट्यूड कहा था। अब बात यह है कि पृथ्वी को 360 डिग्री पर लाइनें खींच दी और ये पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। घूमने का क्या है कि ये अपने अक्ष पर 24 घंटे में रोटेट कर जाती है, माने 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर जाती है। एक चक्कर कैसे मानेंगे, चलिए मान लीजिए यहां से पृथ्वी घूमना शुरू की और ये यहां तक आया, राइट, और अब जब पीछे आया तो यहां पे अंधेरा हो गया,
अब जैसे जैसे ये आ रहा है, फिर यहाँ पर जब आएगा तो इस पर सूर्योदय होगा, फिर ये पूरा दिन ढलेगा, गुजरेगा, और फिर जैसे सामने आएगा वैसे फिर पे दिन होगा। तो एक दिन में पृथ्वी घूम जाती है कितनी? 360 डिग्री। अगर ये 0 डिग्री माना और फिर ये घूम के आया एक दिन में, तो कितना घुमा? 360 डिग्री घुमा ना। अब जब ये 360 डिग्री घूम गया तो समय कितना लिया एक दिन का? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में होते हैं 24 घंटे। कितनी घूमी 24 घंटे में? 360। अब मैं आपसे पूछूं कि एक घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है, तो क्या बताएंगे? इसको डिवाइड करिए 24 से, तो आपका निकल के आएगा 15 डिग्री। यानी एक घंटे में पृथ्वी कितना घूमी? 15 डिग्री। अब मैं आप कहूं कि चलो इतना कैलकुलेशन तो कर दिया, थोड़ा और कैलकुलेशन करो। ये बताओ कि एक मिनट में पृथ्वी कितना घूमती है? तो एक मिनट का भी निकाल लेते हैं। तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में पृथ्वी कितनी डिग्री घूमी? 150 डिग्री घूम गई, राइट? 150 डिग्री। अब इसको डिवाइड कीजिए, तो 15 चौके 60 होते हैं। एक मिनट में पृथ्वी कितना घूमी? 4 डिग्री, राइट? अब मैं आप सबको एक कैलकुलेशन देता हूं कि अगर भारत से लंदन के बीच में 5.5 घंटे का फर्क है, तो बताइए कि भारत में वो लाइन वो लाइन तो मैंने आपको बता दिया 82.5 डिग्री है, यानी 82 डिग्री 30 मिनट। इसे ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं आप ये भी देख लीजिए, 82 डिग्री और 30 मिनट। इस देशांतर पर है भारत, लंदन इससे 6 घंटे पीछे है। तो आप मुझे बताएंगे कि लंदन और भारत के बीच कितने डिग्री का फर्क है, कितने देशांतरों का फर्क है, ये आप कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे। इसके अलावा और मुझे आप क्या बताएंगे कि भारत के ये जो लंदन है वो भारत के पश्चिम में है कि पूरब में है? बड़ा सीधा सा आंसर आप लोग बताइए मुझे, ठीक है, कमेंट करके। अब ये हो गया देशांतर और अक्षांश, और हमने इससे जाना पृथ्वी पर समय कैसे निकालते हैं। और एक स्थान को बताना हो तो अब आप बता ले जाएंगे कि भाई हम इस देशांतर और इस अक्षांश पर खड़े हैं, तो एक व्यक्ति अगला आपको समझ जाएगा कि आप एक्चुअली में कहां खड़े हैं, ठीक है ना। अब समझ बात यह आई कि जो 0 डिग्री है, जो लंदन के प्रधान यामी उत्तर जो लंदन के ग्रीनविच से गुजर रही है, ये वो ग्रिड है, ठीक है ना। ये प्रधान यामी उत्तर है, यहीं से हमने गिनती शुरू की, यहीं से हमने गिनती शुरू किया और यहां तक गए तो 90 लाइनें आई हमें मिली, और यहां तक गए तो 90 लाइनें मिली, 180 टोटल हो गए, और इसके पीछे भी फिर 180 हो गए, वो मैं आपको ग्लोब में समझा चुका हूं। अब बात यह है कि अब स्थान तो आप बता देंगे कि मैं यहां खड़ा हूं, तो ये कौन सा देशांतर है, कौन सा अक्षांश है, तो अगला समझ जाएगा कि हाँ ये देशांतर, ये अक्षांश है, हम इसे यहाँ ढूंढ सकते हैं। अगर आप गूगल मैप खोलेंगे कभी मोबाइल में, तो आप जब उसे मैप को जूम करेंगे ना, तो उसमें देशांतर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताया हुआ आता है इशारे में, ठीक है, वो आप देखेंगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इससे आपने समय बता दिया, स्थान बता दिया कि हम स्थान पर हैं, और आप अब समय की गणना कर लेंगे कि अगर भारत में सुबह 6 बजे हैं तो इंग्लैंड में कितने बजेंगे, या भारत के ही अरुणाचल प्रदेश यानी भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र, वहां पर अगर 6 बज रहे हैं तो भारत का जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है यानी गुजरात, वहां पर कितने बजेंगे। इसमें एक समस्या है। समस्या क्या हुई कि एक तो ग्रीनविच हमने डिसाइड कर दिया कि ये प्रधान यामी उत्तर हो गया जो इंग्लैंड से गुजर रहा है, राइट। तो जब आपने डिसाइड कर दिया कि यही प्रधान यामी उत्तर है, तो अब इसी की यहां पर जब सूर्योदय होगा, यानी सूर्योदय कितने बजे होता है, 6 बजे, तो यहां तो सूर्योदय हो गया, तब आपने 6 बजे काउंट किया। लेकिन जो इसके पूरब में जो देश हैं, जैसे भारत, जैसे जापान,
यहीं से सूरज उगता हुआ पश्चिम में जाता है और पश्चिम में आपका पड़ता है इंग्लैंड की ये क्षेत्र, ये सारे पश्चिम में है। तो जो यहाँ पर जो क्षेत्र है जापान में जहाँ सूर्योदय हुआ, तो वहाँ तो आपके 6 घंटे पहले ही सूर्योदय हो चुका था, तो वहाँ का समय कैसे नापा जाए? तो इसका निराकरण किया गया स्थानीय समय के अनुसार, कि उनसे कहा गया कि आप एक टाइम जोन अपने देश का डिसाइड कर लीजिए, यानी जो 360 देशांतर हैं उनमें से कुछ देशांतर आपके भी देश में से गुजरेंगे, राइट? तो उन देशांतरों में से एक देशांतर चुन लीजिए जिसको आप अपना स्टैंडर्ड टाइम जोन माने, राइट? तो किसी ने एक चुना, भारत का एक है, तो भारत ने चुना कि हम 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट की लाइन चुनेंगे जो इलाहाबाद से गुजरती है, ये हमारा टाइम जोन है। यानी जब उस डिग्री पर सूर्योदय होगा तभी हम, हालांकि सूर्योदय अरुणाचल में पहले हो चुका है, लेकिन हमने कहा कि 1 घंटे सूर्योदय होने के बावजूद भी हमने कहा कि अब वहां पर 6 बजेंगे। क्यों? क्योंकि 82 डिग्री 30 मिनट पर 6 जब बज रहे हैं तभी। गुजरात में हालांकि अभी सूर्योदय नहीं हुआ, लेकिन 82.5 डिग्री पर अगर सूर्योदय हो गया तो आपने कह दिया गुजरात में अब सुबह हो गया, वह सुबह मान लिया जाए, राइट? तो ये आपका स्टैंडर्ड टाइम जोन हो गया एक देश का, ठीक है? तो भारत ने एक समय माना और एक टाइम जोन को चुना। और रशिया, क्योंकि अब सोचिए रशिया तो बड़ा है, समझिए बात को यहां थोड़ा सा, कि अगर मैं भारत की बात करूं, यहीं पे भारत है, ये यहां से एक लाइन गुजर रही है, इसको हम बोलते हैं 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट, राइट? अब यहां पर जब सूर्योदय हुआ तब हमने कहा कि अब हमारे पूरे देश में 6 बज गए, तो पूरे देश में भारत ने कितना बजा दिया? 6। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब यहां सूर्योदय हुआ इसके पूरब से सूर्य आता है, तो जो अरुणाचल प्रदेश है वहां तो सूर्योदय 2 घंटे पहले ही हो चुके होंगे, ठीक है? तो आपने कहा कि यहां पर जब 6 बजे तभी यहां 6 बजा। अगर आप यहां से जोड़ेंगे एक्चुअल में 2 घंटे बाद, तो वहां तो 8 बजने चाहिए, राइट? लेकिन कहा गया कोई बात नहीं, 2 घंटे का फर्क है, उतना हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है ना? इसी तरीके से अब जो गुजरात क्षेत्र है, यहां 6 बजे हैं, आपने कह दिया गुजरात में भी 6 बज गए, लेकिन गुजरात में तो सूर्योदय अभी हुआ ही नहीं है, अभी तो 2 घंटे बाद सूर्योदय होगा गुजरात में, राइट? फिर भी हमने कहा कि चलो 2 घंटे आगे पीछे कोई बात नहीं है 2 घंटे आगे पीछे किया जा सकता है। इसीलिए हमने ये बीच का समय लिया कि यहां से 1 घंटे का अंतर यहां ही पड़ता है, 1 घंटे का अंतर यहां भी पड़ता है, राइट? क्योंकि भारत का ये क्षेत्र थोड़ा छोटा है। अब आप सपोज करिए रशिया के बारे में, अगर मैं रशिया आपको दिखा सकूं तो, या चलिए संयुक्त राज्य अमेरिका तो दिख ही रहा है, रशिया भी दिख रहा होगा, रशिया क्योंकि ज्यादा बड़ा है। ये आपका यहां से लेकर के पूरा रशिया, ठीक है ना? तो रशिया कितना बड़ा है? भारत के तो डबल है। अब सपोज कि उसने अगर एक टाइम जोन ले लिया अपना बीच से, तो यहां से और यहां में तो 8 घंटे का फर्क है, तो आपने रात में ही दिन के 6 बजा दिए, राइट? तो वहां पर इस समस्या के निराकरण के लिए उसने अपने यहां 7 टाइम जोन निर्धारित किए, ठीक है? 7 टाइम जोन। जैसे भारत ने कहा कि हमारे यहाँ एक टाइम जोन रहेगा जो इलाहाबाद नैनी से गुजर रहा है 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट का, तो एक टाइम जोन ले लिया, हमारे यहाँ 1 घंटे का फर्क आ रहा है तो हमने एडजस्ट कर लिया। तो इसने कहा कि हमारा एक 7 टाइम जोन होगा कि 1 घंटे से ज्यादा का डिफरेंस ना आए, राइट? इसी को स्थानीय मानक समय कहा जाता है, ठीक है? इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात यह है कि स्थानीय मानक समय क्यों माना जाता है? तो अब सपोज करिए कि एक रेलगाड़ी यहां से चली और यहां पर सूर्योदय के टाइम चली, उस समय यहां बज रहे थे 6। अब जैसे जैसे वो चल रही है वैसे वैसे उसके साथ में सूर्योदय भी हो रहा है, राइट?
तो जब सूर्योदय हो रहा है तो जब ये यहाँ पहुंची और यहाँ भी सूर्योदय हुआ तो समय लगा सपोज कि 18 घंटे का, और 18 घंटे पहले यहाँ पे सूर्योदय हुआ तो उसी हिसाब से आपने यहाँ भी मान लिया कि 6 बज गए, राइट। तो वो जब 18 घंटे जर्नी करने के बावजूद भी सूर्योदय पहुंचेगी तो आप कहेंगे ये तो 6 ही बज रहा है अभी। तो इससे क्या होगा कि समय का पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए देशों ने अपने अपने टाइम जोन निर्धारित किए, लेकिन प्रधान लाइन कौन सी है जिसे जहां से इंटरनेशनल टाइम जोन, वो ये है, प्रधान याम्योत्तर बोलते हैं जिसे, सॉरी ये नहीं है, वो है इंग्लैंड से, हाँ ये है, ठीक है, ग्रीनविच लाइन, यहां से इसे हमने इंटरनेशनल टाइम जोन माना है। और अपने अपने देशों के फिर स्टैंडर्ड टाइम जोन है, जैसे भारत का IST जिसे आपने सुना होगा वो यही है 82.5 डिग्री इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, ठीक है। ठीक है, तो आज का क्लास ये हमारा खत्म हुआ। अब अगर आप चाहें तो कुछ MCQ भी हम कर सकते हैं। अब देखिए सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया, अब इसमें छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं, आप चाहें तो किताब बुक पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, बुक मैंने आपको दे दिया है। अच्छा, ये इस बुक का PDF भी आपको YouTube के लिंक में मिल जाएगा, जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये सेम चीज़ आपको लिंक पर आप जाएंगे YouTube के, उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लें, और क्वेश्चन भी हम बेसिकली PT वाले ही करेंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है। मैंने कई बार इसका आंसर बताया कि प्रमुख याम्योत्तर का मान है 0 डिग्री, राइट। याम्योत्तर यानी 0 डिग्री देशांतर, तो याम्योत्तर कौन सा था, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है ना, ये प्रमुख याम्योत्तर का मान हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि कुल देशांतरों की संख्या क्या है, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि कुल देशांतरों की संख्या हो गई 360। कैसे हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया, राइट। दूसरा क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है, बताइए। ये तो बहुत सिंपल आंसर है कि दक्षिणी ध्रुव वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में होगा, राइट। तो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। फिर ग्रिड किसका जाल है, अब यही मैंने आपको अभी ग्रिड बताया भी था। तो ग्रिड अक्षांतर यानी समांतर रेखाओं और देशांतरीय याम्योत्तरों का जाल है, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा ऑप्शन में है, तो कर्क रेखा मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री के 23.5 डिग्री ऊपर की रेखा कर्क रेखा कहेंगे, यानी विषुवत वृत्त के 23.5 डिग्री ऊपर की रेखा को कर्क कहेंगे, और विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर के 23.5 डिग्री नीचे यानी दक्षिण की रेखा को हम क्या कहेंगे, मकर रेखा, ठीक है। तो ये जाल तो हुआ नहीं, ये तो अक्षांश हो गए, तो जाल आपका यही हुआ, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ प्री के क्वेश्चन हो गए, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। साथ में पृथ्वी का सही आकार क्या है बता दिया आपको, आप अपने दिमाग में सोचिए, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करिए, राइट। ग्लोब क्या है, बिल्कुल सही से क्लियर बताया। कर्क का अक्षांशीय मान क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं, तो 3 ताप कटिबंधों के बारे में हालांकि मैंने आपको इशारे में बताया जरूर था, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार और बता देता हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बच्चों को समझने में दिक्कत हो जाती है। यह है ताप कटिबंध, इशारे मैंने आपको बताया था, लेकिन अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दीजिए। अब एक चीज समझिए आप कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा, तो पृथ्वी से ऊपर 23.5 डिग्री गए, इसको हमने कर्क रेखा नाम दिया, ठीक, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये इक्वेटर हो गया, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे हमने क्या बोला, मकर। अब हमने ये विभाजन क्यों किया, तो विभाजन बेसिकली यूं किया, इसलिए किया, ये ग्लोब है आपका, ऐसे पृथ्वी घूम रही है, राइट। तो पृथ्वी केवल रोटेट नहीं कर रही है,
पृथ्वी इसके साथ में ये सूर्य का चक्कर भी काट रही है। अब आपको ये एरिया दिख रहा है सामने से, राइट। अब मैं इसको घुमाऊंगा तो आपको क्या दिखेगा, ये हिस्सा दिखेगा, तो ये हिस्सा पीछे चला गया। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे पृथ्वी रोटेट करने के साथ साथ घूमती है, यानी जिसे हमने पहली क्लास में देखा था रिवोल्यूशंस, परिक्रमण, राइट। तो जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो उस क्रम में क्या होता है, सूर्य की जो लंबवत किरणें पड़ती हैं वो मकर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ती हैं, ठीक है। वो मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा, जब हम जलवायु पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको बता दूं कि सूर्य की जो सीधी लाइनें होती हैं वो इसी लाइन में इस क्षेत्र में पड़ती हैं। तो ये क्षेत्र इनसे अपेक्षाकृत गर्म होता है, राइट। तो इसे हम कहते हैं उष्ण। उष्ण यानी जहां ज्यादा उष्मा मिलता हो, तो इसे हम उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहते हैं। उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कौन सा होगा, 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के दक्षिण में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, राइट। इस क्षेत्र में ये पूरा क्षेत्र उष्ण कटिबंध में आता है, इसीलिए ये लाइन महत्वपूर्ण हो जाती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। तो ये उष्ण कटिबंध हो गया, क्योंकि यहां पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। अब आप मुझसे कहेंगे कि सूर्य की लंबवत किरणें पड़ने का मतलब क्या हुआ, वो आपको यहां मैं दिखाता हूं। जैसे अगर ये टॉर्च है, आप सीधा इस पर मारेंगे तो गोल क्षेत्र, ये पृथ्वी हमारा गोल है, गोल क्षेत्र पे दिख रहा है, तो इसका फोकस ज्यादा हो जाता है, तो ये क्षेत्र ज्यादा गर्मी प्राप्त करेगा जहां इसका डायरेक्ट लाइट मतलब सीधी किरणें पड़ रही हैं। और जब उसको झुका देंगे, क्योंकि पृथ्वी भी तो ये अगर आपका ग्लोब है, तो जो ये क्षेत्र है यहां पर तो सीधी किरणें पड़ रही हैं, लेकिन जो ऊपर का क्षेत्र है वहां केवल परछाई पहुंच रही है, ठीक है, या तिरछी किरणें पहुंच रही हैं। जो नीचे का भाग है वहां भी केवल परछाई पड़ रही है या तिरछी किरणें पड़ रही हैं, तो ये तिरछी किरणें हो गई। अब देखिए यहां पर लाइट का पार्ट कम हो रहा है, यहां ज्यादा हो रहा है, ठीक वही चीज है। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ये क्षेत्र है ना, यहां पर सीधी लंबवत किरणें पड़ती है, तो यहां उष्मा ज्यादा प्राप्त होता है, डेंस ज्यादा बढ़ जाता है सूर्य की उष्मा का, तो ये क्षेत्र गर्म रहता है। इसके ऊपर के क्षेत्र अपेक्षाकृत इससे ठंडे रहते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ये इक्वेटर है, यहां पर सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है, ठीक है। एक बात मत भूलना, कभी कोई पूछे तो कि सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है, मैंने कहा ये उष्मा तो प्राप्त करता है, लेकिन ये बीच वाला क्षेत्र सबसे गर्म नहीं होता 0 डिग्री। वो मैं बाद की क्लास में बताऊंगा कि सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा होता है, ठीक है, वो आप दिमाग में सोचना एक बार। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा तक तो सूर्य की लंबवत किरणें हैं, लेकिन सूर्य कर्क रेखा के बाद जब हम जा रहे हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूं कि यहां से जब जा रहे हैं तो यहां पे सूर्य की तिरछी किरणें पड़ रही हैं, राइट। इसके बाद सूर्य की परछाई पड़ रही है, तो वहां पर जैसे जैसे उत्तर ध्रुव की तरफ जाते हैं, यहां से उत्तरी ध्रुव, यहां से दक्षिणी ध्रुव, तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्वेश्चन अब आपका हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये समय लेगा। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन है, उष्ण ताप कटिबंध, शीतोष्ण ताप कटिबंध और शीत ताप कटिबंध, राइट। तो ये 3 कटिबंध हो गए। अक्षांश और देशांतर क्या है, अब आप इसको बता ले जाएंगे। उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करता है, ये मैंने आपको समझा दिया, आपको 20 शब्द में लिखने हैं, ठीक है। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं, क्यों, यही सवाल मैंने आपसे पूछा था, ये सवाल एक बार यहाँ पे आ गया। इसका आंसर आप कोशिश करिए कि 50 शब्दों में लिख दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आज की क्लास हमारा हो गया, और कोशिश करेंगे कि अब ज्योग्राफी के साथ साथ कुछ और बुक्स को लेकर के भी चलें, जैसे पॉलिटी और हिस्ट्री। हिस्ट्री में काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट है हिस्ट्री, और पॉलिटी भी, तो बच्चे इस पे कम ध्यान देते हैं, तो हम इसको लेके चलेंगे, इंटरेस्टिंग बना के चलेंगे ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मिलते हैं कल,
थैंक यू वेरी मच।